साधना न्यूज का खास कार्यक्रम अखबारों की सुर्खियां और मैं हूं आपके साथ प्रशिता। तो हर बार की तरह अखबारों की सुर्खियों में हम उन तमाम सुर्खियों पर चर्चा करते हैं जो अखबारों की हेडलाइन बनी रहती है, लेकिन वो हेडलाइंस क्यों बनी, उनके पीछे की असल खबर क्या है, असल मुद्दा क्या है, उस पर हम चर्चा करते हैं, वरिष्ठ पत्रकारों से विश्लेषण करते हैं और सही खबर जानने की कोशिश करते हैं, जिसके थ्रू उन्हें अखबारों में हेडलाइंस की जगह मिली। तो आज भी हम सुर्खियों पर चर्चा करेंगे अखबारों की। हमारे साथ इस चर्चा में फिलहाल शामिल है वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र कानूनगो जी। उनसे शुरुआत करते हैं। राजेंद्र जी, जिस तरह से आज 21 जून है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और पूरा देश विदेश सभी जगह योग दिवस मनाया जा रहा है, कैसे देखते हैं आप इसे? योग जो है वो एक प्रकार की शरीर को अच्छा रखने की प्रक्रिया है। शरीर में किसी प्रकार की व्याधि उत्पन्न ही न हो, बिल्कुल इस प्रकार ये विधि अपनाई जाती है। अलग अलग प्रकार के आसन करके और योग से शरीर को व्यवस्थित रखा जा सकता है। ये हमारा भारतवर्ष की बहुत पुरातन पद्धति है और इसको धीरे धीरे पूरे विश्व ने अपनाया है। और इसी संदर्भ में 21 जून को योग दिवस मनाया जाना सुनिश्चित हुआ और इसको 2015 से बराबर योग दिवस के रूप में 21 जून को मनाया जाता है। और अभी फिलहाल इसमें जो है योग से हृदय से संबंधित रोग हो या डायबिटीज़ हो, इस प्रकार की अनेक जो जटिल बीमारियां हैं वो भी ठीक होने के चीज़ें सामने आई है। अभी फिलहाल कोरोना काल में भी ये चीज़ देखने को मिली है कि जो लोग योग करते रहे हैं उनको कोरोना का प्रभाव कम हुआ है और कोरोना से ठीक होने के पश्चात यदि उन्होंने योग अपने आप अपनाया है और योग कर रहे हैं, अनुलोम विलोम या दूसरे प्राणायाम ये सब कर रहे हैं, तो उनको लंग्स की प्रॉब्लम जो है वो नहीं हुई है या हुई तो वो काफ़ी ठीक हुई है। तो इसका प्रचार प्रसार करने के लिए योग दिवस को चालू किया गया है और ये एक अच्छी स्थिति है। आज प्रधानमंत्री जी ने भी सुबह 6:30 बजे अपने उद्बोधन में इस चीज़ के लिए कहा है और हमारे मुख्यमंत्री जी ने पार्टी कार्यालय में जाकर के और योग किया है। तो हम सबको इसको अपनाना चाहिए। हमारी प्राचीन पद्धति है, प्राचीन पद्धति है। निश्चित ही कई बीमारियों का इलाज इससे हो जाता है और जिस दौर से अभी हम गुजर रहे हैं राजेंद्र जी, इसमें तो बहुत ज्यादा आवश्यक है कि हमने कई सारे केस ऐसे भी देखे हैं जो योग करके भी ठीक हुए हैं, जैसा कि आपने बताया अनुलोम विलोम करके। लेकिन शायद ये अपील लोगों से करनी चाहिए राजेंद्र जी कि सिर्फ योग दिवस के दिन ही सिर्फ दिखाने के लिए आप योग न करें, आपके हर रोज के प्रतिदिन के शेड्यूल में एक योग को स्थान दें। राजेंद्र जी बिल्कुल, ये मात्र दिखावटी या फोटो खींचने के लिए या वीडियो बनाने के लिए इसका उपयोग नहीं होना चाहिए। प्रतिदिन का शेड्यूल में जो है आप करीब करीब 1 घंटा, नहीं तो उससे कम है तो आधा घंटा, नहीं तो 15-20 मिनट आप एक निर्धारित करें कि इस समय में हमको ये योग और प्राणायाम और इत्यादि ये सब जो है हमको करना है, तभी उसका लाभ हो सकता है। बिल्कुल। और जिस तरह से पूरे देश में विदेश में योग दिवस मनाया जा रहा है और साधना न्यूज से भी ये अपील की जाती है कि सभी लोग योग को अपने शेड्यूल में हर रोज आप थोड़ा सा वक्त निकालकर योग करें। और जिस दौर से हम अभी गुजरे हैं उसमें तो योग बहुत आवश्यक, क्योंकि पुरानी पद्धति है ये। जिस तरह से राजेंद्र जी ने बताया कि इससे कई बीमारियों का इलाज है। कई रामदेव जिस तरह से वो करते हैं, योग सिखाते हैं, उनको देख के भी कई लोग प्रेरित हुए हैं, योग करना शुरू किया है। तो निश्चित ही सभी को योग करना चाहिए। बढ़ती अगली बड़ी खबर की ओर। आज से मध्य प्रदेश में टीकाकरण का महाअभियान शुरू होने जा रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद मैदान में उतरे हैं और इस टीकाकरण के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। पीले चावल लोगों को दिए जा रहे हैं कि वो आए और टीका लगवाए। तो राजेंद्र, देखा जाए तो निश्चित ही सरकार को भी समझ में आया है कि लोगों में अफवाहें जो फैल रही थी इतने दिनों से टीकाकरण के लिए कि लोग वैक्सीन लगवाने नहीं आ रहे थे, तो सरकार भी अब मैदानी स्तर पर उतर आई है कि अब बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है कि सबका वैक्सीनेशन हो और जल्द से जल्द हो।
वैक्सीनेशन जो है, टीकाकरण, ये कोरोना से बचने की एक प्रकार से गारंटी है जी। कि आपको मौत का सामना करना नहीं पड़ेगा। टीकाकरण यदि आपके पास है तो आप कोरोना से बचे रहेंगे। और न सिर्फ आप स्वयं टीका लगाएं बल्कि आसपास के लोगों को जो भयभीत हैं या उनमें भ्रम है उनको भी प्रेरित करें। और इसी प्रेरणा स्रोत के रूप में सरकार जो है वो आज टीकाकरण का महाअभियान शुरू किया है सरकार ने। और टारगेट निर्धारित किया है, स्वयंसेवक लगाए हैं, कई प्रकार के प्रलोभन, जिनको शब्द उचित नहीं है, पर वो भी जो है दे करके कि इस प्रकार के टीका लगाने वालों को ये चीज़ हम देंगे, इस प्रकार की भी स्थिति बनाई है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा टीकाकरण में भाग लें और टीका लगवाएं। और ग्रामीण क्षेत्रों में जो भ्रम ज़्यादा फैला हुआ है कि टीके लगाने से हमको ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इस प्रकार की तमाम प्रकार की भ्रांतियां फैलाई गई है, बिल्कुल, तो वो भी दूर करने का प्रयास होगा। और निश्चित रूप से ये तीसरी लहर को हम कम से कम उसमें प्रभावित हों, उसके लिए ये अति आवश्यक है कि हम टीका लगाएं और अपने आप को सुरक्षित करें। बिल्कुल, हमारे साथ जबलपुर से वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट जी भी जुड़ चुके हैं। चैतन्य जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। और जिस तरह से हम चर्चा कर रहे हैं सुर्खियों पर, तो फिलहाल आज की सुर्खी, बड़ी हेडलाइन यही है कि प्रदेश में टीकाकरण का महाअभियान शुरू होने जा रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान, सरकार के तमाम नेता, जनप्रतिनिधि मैदानी स्तर पर उतर आए हैं और खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में जो अफवाहें थी वैक्सीनेशन को लेकर कि लोगों को ये लग रहा था कि इससे मौतें हो रही है, इससे कोई एलर्जी हो रही है, इससे हानिकारक है टीकाकरण, लेकिन अब फिलहाल समझ में आ रहा है कि सरकार सभी को वैक्सीनेशन कराने में शायद अब सफल हो जाएगी। कैसे देखते हैं आप? ये है, ये ऐसा कि वैज्ञानिक और डॉक्टर बता रहे हैं कि अभी तीसरी लहर आ जाएगी। डॉक्टर गुलेरिया का कहना है कि 6 से 8 हफ्ते के भीतर तीसरी लहर आ सकती है। कुछ और वैज्ञानिकों ने कहा कि नवंबर-दिसंबर में तीसरी लहर आ सकती है। तो उसके लिए सबसे जो मुख्य चीज है वो है वैक्सीनेशन। और वैक्सीनेशन के लिए ही सरकार लगातार प्रयास कर रही है। अभी तो निश्चित तौर पर कुछ समय पहले वैक्सीनेशन की कमी थी, लेकिन अब चूंकि बताया कि अब वैक्सीनेशन से ही बीमारी से मुक्ति पाई जा सकती है, तो इसलिए सरकार अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है। और केंद्र सरकार ने भी सभी राज्यों को मुफ्त टीके देने की जो बात की है, उसके तहत आज से मध्य प्रदेश में भी काफी बृहद स्तर पे टीकाकरण का अभियान शुरू होने वाला है। ये कहा जा रहा है कि 10 दिन में लगभग 50 लाख लोगों को हम टीका लगा देंगे। अब उसमें कितने लोग उसमें भाग लेते हैं, पार्टिसिपेशन करते हैं, इधर आप देखिए कि आशा कार्यकर्ताओं ने काम बंद कर दिया है, तो उनकी भी जरूरत पड़ती है ऐसी स्थिति में। तो कुछ परेशानियां भी हैं, कुछ लोगों में जागरूकता की कमी है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, इवन शहरी क्षेत्रों में भी जो निचले स्तर पे लोग काम करते हैं, जैसे मजदूर हैं या और दीगर जो काम करते हैं, उनके मन में भी एक भ्रांति है कि वैक्सीन लगवाने से मृत्यु हो जाती है या दूसरे कोई रोग हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ये जरूरी है कि सारी सरकार और जो जागरूक करने वाले लोग हैं, युवाओं को भी जोड़ा है, उसमें सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी जोड़ा गया है, ताकि वो लोगों को ये बता सकें कि वैक्सीनेशन से कोई नुकसान नहीं है बल्कि आपकी जान की रक्षा होगी। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं उससे हो सकता है कि काफ़ी बड़ी संख्या में हम लोगों को वैक्सीनेट कर पाएँ और जो आगे आने वाली तीसरी लहर है उससे कहीं ना कहीं बचाव संभव हो पाएगा। बिल्कुल, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चुंद्राकर जी भी जुड़े हुए हैं। खिलावन जी से भी जान लेते हैं, टीकाकरण का महाअभियान, सरकार तरह तरह के प्रलोभन लोगों को दे रही है, जागरूक करने की पूरी कोशिश यहाँ पर की जा रही है कि हर एक को टीका लगे, वैक्सीन लगे, पीले चावल दिए जा रहे हैं, टीका लगवाने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। तो इससे एक ये अंदाजा भी लगाया जा सकता है खिलावन जी कि कितनी भ्रांतियां लोगों में, कितनी अफवाहें फैली थी कि इस तरह के सरकार को कदम उठाने पड़ रहे हैं। मेरा मानना है कि भ्रांतियां बहुत ज्यादा टीकाकरण को लेकर के फैली हुई थी और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो सरकार के द्वारा प्रयास किए गए थे इन भ्रांतियों को दूर करने के लिए,
वो बहुत सार्थक प्रयास नहीं रहे, बहुत गंभीरता से प्रयास नहीं किया गया। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा इसको लेकर के धन की स्थिति पैदा हुई है और कर रही है धन की स्थिति। लेकिन सरकार ने जो 20 दिन के प्रयास को इस तरह से संसाधन उपलब्ध कराए गए, 7,000 से ज़्यादा सेंटर बनाए गए, 10 लाख एक साथ टीकाकरण की व्यवस्था आज के भी वेबसाइट पे इसको की गई बिल्कुल जून को। तो मुझे लगता है कि कुछ न कुछ अवेयरनेस आया है लोगों में, कुछ न कुछ जागरूकता आई है और सरकारी प्रयास के साथ साथ शासन प्रशासन ने, मुख्यमंत्री ने आम लोगों को, राजनेताओं को, धर्म गुरुओं को, सामाजिक संस्थाओं को, हम जैसे पत्रकारों तक को जोड़ने का प्रयास किया। तो मुझे लगता है कि कुछ न कुछ सार्थक परिणाम शाम तक आएंगे सामने। फिगर तो अभी नहीं आया है, लेकिन हाँ तेजी से सेंटर में चल रहा है टीकाकरण। तो मुझे लगता है कि बहुत सफल होंगे और ये अभियान आज भी खत्म नहीं होने वाली है। ये लगातार चलने वाली अभियान के रूप में सरकार ने और इसे आगे बढ़ाने की कोशिश की है। केंद्र सरकार द्वारा पर्याप्त वैक्सीन भी मिल रही है, मुफ्त वैक्सीन मिल रही है। तो मुझे लगता है 18+ वालों को जो टारगेट है सरकार का वो जल्दी पूरा करेंगे। सरकार की यही मांग है कि या स्पष्ट हो गया है, चाहे वो वैज्ञानिक लोग करें, चाहे वो साइंटिस्ट लोग करें, लेकिन स्पष्ट हो गया है, डॉक्टर लोग करें, लेकिन स्पष्ट हो गया है कि टीकाकरण ही एकमात्र ऐसा उपाय है जिससे हम आने वाले किसी वेव को रोकने में काफी सफल होंगे। तो मुझे लगता है कि अब लोगों को समझ में आने लगी है, धीरे धीरे लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो कुछ न कुछ परिणाम सामने आएंगे और बेहतर परिणाम सामने आएंगे, ऐसी उम्मीद की जा रही है। निश्चित ही वैज्ञानिक और डॉक्टर से कह चुके हैं कि टीकाकरण ही एकमात्र उपाय है कि इस महामारी से बचा जा सकता है और वहीं सरकार भी इसमें जुट गई है और एक बड़ा लक्ष्य यहां पर सरकार ने रखा है कि 7,000 केंद्रों पर आज से 10 लाख लोगों को टीकाकरण वैक्सीनेशन लगवाने का बड़ा लक्ष्य यहां पर रखा है। खैर, उम्मीद यही करते हैं कि जो अभियान शुरू हुआ है वो सफलतापूर्वक ही समाप्त हो। बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि कोरोना से मौतों पर परिजनों को हम 4-4 लाख रुपए नहीं दे सकते। ये हलफनामा केंद्र सरकार ने रखा है। राजेंद्र जी, आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, केंद्र सरकार ने आर्थिक कारण बताते हुए और ये बताते हुए कि यदि एक बीमारी के लिए हम मुआवजा देंगे तो दूसरी बीमारियों के लिए भी हमको मुआवजा देना पड़ेगा, ये कारण बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष ये रखा है, हलफनामा दिया है कि हम 4-4 लाख रुपए कोरोना से जिनकी मृत्यु हुई है उनको नहीं दे सकते। लेकिन यहाँ प्रश्न ये उठता है कि जब पूर्व में कई राज्य सरकारों ने और कहीं और से जगह से ये घोषणाएं की गई थी कि कोरोना पीड़ितों को, कोरोना में जो लोग मृत हो गए हैं उनको हम मुआवजा सरकार देगी। बिल्कुल। तो इस प्रकार से अपने वादे से मुकरना ये कहीं से भी उचित नहीं है और सरकार की यहाँ पर नाकामी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है और अब ये दिखाई देती है कि वो वादा खिलाफी कर रही है, क्योंकि कोरोना जो है वो महामारी घोषित की गई थी और इसमें जो है मानव निर्मित ये जो है कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो इसमें निश्चित रूप से जो जिनकी मृत्यु हुई है कोरोना में उनको सहायता मिलनी चाहिए। अब सरकार यदि अपनी बात से पलटती है तो इसके लिए कोई कुछ कर नहीं सकता। दूसरे सामाजिक संगठन हो सकता है कि दोबारा सुप्रीम कोर्ट में जाएं कि इस प्रकार सरकार अपने बात से पलट नहीं सकती। अब आने वाले समय में पता चलेगा कि इसमें क्या होना है। बिल्कुल खिलावन जी, जिस तरह से केंद्र सरकार ने तो साफ कर दिया है कि उनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि मुआवजा 4-4 लाख रुपए दिया जाए, वहीं अब सवाल राज्य सरकारों पर आता है। हम मध्य प्रदेश की बात करें तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी 1 लाख रुपए देने का ऐलान किया था, तो अब क्या स्थिति बनेगी? करना पड़ेगा, दोनों की समीक्षा करनी पड़ेगी। बीमारी ऐसी है जिसमें
बीमारी में किसी तरह के मुआवजा देने का प्रावधान नहीं है सरकार के द्वारा, लेकिन हाँ महामारी में विशेष परिस्थितियों में मुआवजा राशि निर्धारित की जा सकती है। सहायता राशि उनके परिजनों को, मृतकों के परिजनों को दी जा सकती है। और संभवतः इसी कारण से केंद्र सरकार ने पहले कहा था कि हम सब कोरोना जो से मरे हुए लोग हैं, जिनकी मौत हुई है, उनको हम 4-4 लाख रुपया मुआवजा देंगे। लेकिन अब जब जब नहीं दी जा रही थी तो एक जनहित याचिका दायर की गई केंद्र में, और उस जनहित याचिका में उठे सवालों का जवाब देते हुए सरकार ने जो हलफनामा पेश किया उसमें उन्होंने राशि देने से इनकार कर दिया है। रही बात, आपने सही सवाल किया कि राज्य सरकार, हमारे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कोरोना से जिनको मौत की प्राप्ति हुई है, जिनकी मृत्यु हुई है, उनको 1 लाख रुपए का मुआवजा देने का प्रावधान किया गया और दी भी जा रही। कई जगहों पर हमने उदाहरण देखा है, दी भी जा रही। लेकिन विपक्ष ने लगातार यही मांग उठाई कि केंद्र सरकार ने जो घोषणा की है 4 लाख रुपया, यदि केंद्र सरकार नहीं दे रही है तो उसको राज्य सरकार को देना चाहिए। और उस मांग पर अभी तक मुझे लगता है कोई विचार नहीं हुआ है कोई। लेकिन विभिन्न वर्गों के, जैसे कोरोना वॉरियर्स की मौत पर सरकार ने अलग योजना बनाई है, तो मुझे लगता है इस पर कुछ ना कुछ होना चाहिए और सरकार को, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को मिलकर कोई निर्धारित की जानी चाहिए राशि। और मुझे लगता है कि वास्तव में मदद की जरूरत है ऐसे लोगों को, ऐसे परिवारों को। हालांकि राज्य सरकार ने कई योजनाएं ऐसी शुरू की है जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि हम इस तरह की योजनाओं को, चाहे वो उनके परिजन की मौत की बात होती है तो उनके बच्चों को जो अनाथ हो गए उनको किस तरह से योजना से लाभान्वित करेंगे, किस तरह से उनकी शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए मदद करेंगे, किस तरह से उनको प्रतिमाह राशन पहुंचाएंगे। 5,000 रुपये प्रतिमाह उनके खाते में डालने की बात की गई और शुरू भी हो चुकी कई जगहों पर। तो मुझे लगता है कि केंद्र और राज्य सरकार को मिलकर कोई ऐसी योजना का संचालन करना चाहिए जिसमें दोनों की राशि मिले। और जो केंद्र सरकार ने पहले कहा था कि 4 लाख रुपए हम मृतकों को देंगे, वो उस राशि का लाभ प्राप्त हो सके कोरोना से, इस महामारी से, वैश्विक महामारी से जो मौत को प्राप्त हुए ऐसे लोगों को। बिल्कुल चैतन्य जी, जिस तरह से केंद्र सरकार ने पहले कहा था कि 4 लाख रुपए देंगे, लेकिन अब वो स्थिति नहीं है। उन्होंने साफ किया है कि हम 4-4 लाख रुपए नहीं दे सकते, तो शायद कोई दूसरा रास्ता अपनाना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि इस महामारी ने कईयों के घर उजाड़ दिए हैं, कई बच्चों को अनाथ कर दिया है, तो कई माँ बापों की गोद सूनी कर दी है। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक मदद सरकार की ओर से उन्हें मिलनी चाहिए। चैतन्य जी, चैतन्य जी, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? लगता है चैतन्य जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। राजेंद्र जी, आपसे लेना चाहूंगी इसी सवाल पर। देखिए, जहां तक कोरोना में जो अनाथ हुए हैं बच्चे और जो परिवार इससे पीड़ित हुए हैं, जिनके परिवारों में मृत्यु हुई है, उनको निश्चित रूप से अलग अलग राज्य सरकारों को अपनी नीतियां बना करके और उनको सहायता पहुंचाना चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार में इस प्रकार की नीति बनाई गई है। उन अनाथ बच्चों को पालन पोषण उनका हो सके, उसके लिए ये व्यवस्था निर्धारित की गई है। अब नीचे के स्तर से इस चीज का क्रियान्वयन सही हो, सबसे बड़ी बात यहाँ पर आती है। मुख्यमंत्री जी बहुत सहृदय हैं और संवेदनशील हैं, उन्होंने ये योजना बना ली, लेकिन नीचे से ये जरूर होना चाहिए कि भाई कोरोना का जो डेथ सर्टिफिकेट है उसमें कोरोना से मृत्यु हुई ये स्पष्ट लिखा जाए, ताकि वो बच्चे जो है ये माने जाएं कि ये इसलिए मदद के हकदार हैं कि इनके माता पिता की मृत्यु कोरोना से हुई है और उनको मदद मिल सके। तो मदद में
आप उनकी निःशुल्क पढ़ाई, उनके घर का खर्च चल सके, उनको कहाँ रहना है, उनको किस प्रकार से उनका पालन पोषण होगा, ये बहुत सारी चीज़ें जो है आती है, क्योंकि अब उनके माता पिता तो है नहीं, सरकार ही उनकी माता पिता है, ये मान करके चलो। समाज की जो कुछ सामाजिक संस्थाएं हैं जो काम करती हैं इस स्तर पे, वो भी आगे आ रही हैं और आना चाहिए, ताकि उन बच्चों की जो है व्यवस्थित रूप से परवरिश हो सके। दूसरी एक और बात है, इसमें मैं कहना चाहूँगा कि कुछ ऐसे परिवार हैं जिनमें जो कमाने वाला सदस्य था उसकी मृत्यु कोरोना से हुई है, बिल्कुल, और दूसरा कोई उनके यहाँ इस प्रकार से परिश्रम करके कमाई करके नहीं ला सकता। उनमें भी उनको चिन्हित करके नीचे के स्तर से और आगे रिपोर्ट देना चाहिए कि भाई इनकी भी मदद होना है। उस पर भी सरकार जो है कुछ न कुछ नीति बना करके उनकी मदद करे। ये सरकार का दायित्व तो बन जाता है, क्योंकि मतदाता सरकार चुनता है और पूर्ण रूप से उस पर आश्रित होता है, तो सरकार का भी ये दायित्व है कि वो उसको आश्रय प्रदान करे। बिल्कुल, निश्चित ही राज्य सरकार में सीएम शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने भी कई सारी नीतियां लेकर आई है, लेकिन जैसा कि राजेंद्र जी ने कहा कि ये भी तय करना जरूरी है कि विभागीय स्तर पर, निचले स्तर पर वो मदद उन तक पहुंच पा रही है या नहीं। खैर, बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर कि लगातार दूसरे दिन 30 लोगों की मौत दर्ज हुई है, कि मतलब कोरोना के केस कम हो रहे हैं, कम संख्या में मरीज मिल रहे हैं, संक्रमण की लहर धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन जो मौत का आंकड़ा है वो कम नहीं हो रहा है। खिलावन जी। ऐसा नहीं कह सकते, मृत्यु की दर को नियंत्रण करने की जरूरत है, और मुझे लगता है कि जो चिकित्सा सुविधा हमारे देश में उपलब्ध है उसमें पर्याप्त और बहुत ज़्यादा बेहतर करने की उसमें गुंजाइश है। जिस तरह से हमने देखा कि रेमडेसिविर के लिए लोगों को चक्कर लगाने पड़े, कई मौतें वैसे भी हो गई, फिर बाद में ब्लैक फंगस आया, ब्लैक फंगस से भी मौतें होने लगी, और उसके लिए जो जरूरी इंजेक्शन था उसका भी अभाव देखा गया। ऑक्सीजन के अभाव में कई सैकड़ों लोगों की मौत हो गई। कई लोग ऐसे रहे जिन्हें बेड नहीं मिल पाया, समय पे बिस्तर नहीं मिल पाया, हॉस्पिटलाइज नहीं हो पाया वो, इसलिए उनकी मौत हो गई। तो मुझे लगता है कि सरकार को हमारी तीसरी वेव की जो संभावना व्यक्त की जा रही है उससे पहले पर्याप्त तैयारी कर लेनी चाहिए, और वर्तमान में जो मौत की दरें हैं वो लगातार जो कमी आनी चाहिए उस तरह से कमी नहीं आ पा रही है। इस पर गंभीरता से विचार कर कोई न कोई ऐसी व्यवस्था लागू करना चाहिए जिससे मौत के आंकड़ों में कमी आ सके। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने जैसे देखा एक विवाद का विषय भी बना, सरकार भले ही नहीं मानती इस बात को, लेकिन हम लोगों ने जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव होने के बाद लोगों की लाशें शमशान में जलते हुए देखी, विपक्ष कांग्रेस ने भी आरोप लगाया, और हम लोग भी लगातार इस बात को प्रकाशित करते रहे, लोगों के सामने लाते रहे कि आज फलाने शमशान घाट में इतनी जली है। विभिन्न शहरों से भी इस तरह की खबर आई कि लेकिन उन मौतों को सरकार ने जो स्वीकार नहीं किया है, मुझे लगता है कि इस पर भी गंभीरता से विचार करने की जरूरत है, ताकि आने वाले भविष्य में इनके परिजनों के, मृतकों के परिजनों के कल्याण के लिए जो योजनाएं सरकार बनाएगी उसका समुचित लाभ पीड़ित परिवार को मिल सके। हम सब जानते हैं कि लगातार मौतों से कई ऐसे बच्चे अनाथ हुए हैं, कई ऐसे परिवार जो बिखर गए हैं, कई ऐसे बुजुर्ग हैं जिनका सहारा छीन गया है। तो मुझे लगता है कि मौत के आंकड़े पर नियंत्रण के साथ साथ सरकार को कोई ऐसा वैज्ञानिक पद्धति विकसित करना चाहिए, प्रणाली विकसित करना चाहिए जिससे मौत का सही आंकड़ा उनके सामने आ सके, और उन्हीं के अनुसार भविष्य में बनने वाली योजनाओं का लाभ ऐसे मृतकों को मिल सके, मृतकों के परिवारों को मिल सके, ऐसा मेरा मानना है।
बिल्कुल निश्चित ही कहीं ना कहीं अभी भी व्यवस्था की कमी है विभागीय स्तर पर, जो पूरी करना जरूरी है, क्योंकि जो आंकड़े आ रहे हैं कि लहर धीरे धीरे कम हो रही है, संक्रमण कम हो रहा है, मरीज नहीं मिल रहे हैं, कम मिल रहे हैं, लेकिन वही मौतें देखें तो मौतें लगातार हो रही है, उस पर भी जरूरी है। ये एक बड़ा चिंता का विषय है कि सरकार को इस पर चिंता करना चाहिए और इस पर कोई ना कोई नई व्यवस्था लेकर आनी चाहिए। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अखबारों की सुर्खियों में आज हमने चर्चा की जिस तरह से ये बड़ा विषय बना हुआ है कि मौत के आंकड़े कम नहीं हो रहे, तो ये चिंता का विषय है। लेकिन वहीं दूसरी ओर देखें तो टीकाकरण महाअभियान आज से शुरू हो गया है, लोगों को निमंत्रण दिया गया है, न्योता दिया गया है कि वो आए और वैक्सीन लगवाए। सरकार ने एक बड़ा लक्ष्य रखा है 7,000 केंद्रों पर 10 लाख लोगों को टीका लगाने का, और उम्मीद यही करते हैं कि ये जो महाअभियान शुरू हुआ है उसकी समाप्ति सफलतापूर्वक हो। तो फिलहाल के लिए अखबारों की सुर्खियों में इतना ही। आप लगातार बने रहिए साधना न्यूज के साथ।